गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है सितंबर 22 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे करने वाले हैं। जो आज देखिए, हम लोग ना दो एडिटोरियल इंक्लूड करेंगे। पहला जो एडिटोरियल है वो इंडिया के डायस्पोरा के बारे में है, क्योंकि इंडिया और कनाडा के बीच में जो इश्यूज हैं तो उसके रिगार्डिंग हमें डायस्पोरा के बारे में पता होना चाहिए। और ये एडिटोरियल द हिंदू न्यूज़पेपर से नहीं है, ये इंडियन एक्सप्रेस से है। तो यार, अपने को तो नॉलेज लेने से मतलब है, जहां मर्जी से लीजिए। कल अच्छा एडिटोरियल आया था तो मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। कल वाले न्यूज़पेपर में एक और एडिटोरियल था स्पेस एथिक्स के बारे में, जिसने मैंने आपको एडिशनल आर्टिकल में बताया था और ये भी कहा था कि शायद इसको हम लोग फ्यूचर में इंक्लूड करेंगे। तो स्पेस एथिक्स वाला टॉपिक हम लोग आज ही इंक्लूड करने वाले हैं। तो ये भी एक अच्छा डिसेंट एडिटोरियल है और मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे यहाँ पे नजर आए, जिसे आप अपने नोट्स के अंदर भी लिख सकते हो। उसलिए एक छोटा सा टॉपिक है क्लाइमेट एम्बिशन सबमिट, इसके बारे में बात करेंगे। और कैलकुलेट जीडीपी एंड मोर, ये थोड़ा टेक्स्ट सेक्शन है। हालांकि जिन बच्चों ने अपनी इकोनॉमी को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है एज अ सब्जेक्ट, आप इस टेक्स्ट को थोड़ा सा छोड़ सकते हो। लेकिन जिन्होंने थोड़ा बहुत इकोनॉमी के बारे में नॉलेज है, जीडीपी क्या होती है, बेस इफेक्ट क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, वो स्टूडेंट एस्पिरेंट इस आर्टिकल को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए जी, तो अब बढ़ते हैं सीधा पहले टॉपिक पे, ज्यादा डिले नहीं करते हैं, क्योंकि आज भी वैसे अपने पास एडिटोरियल सेक्शन थोड़े ज्यादा ही हैं। तो पहला टॉपिक छोटा सा टॉपिक है जो बात करता है क्लाइमेट के बारे में। और अभी क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हर साल एक सबमिट करवाती है, जिसे कहा जाता है क्लाइमेट एम्बिशन सबमिट। देखिए, यूपीएससी क्या खेल खेलता है, वो डायरेक्ट आपसे यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्लाइमेट एम्बिशन सबमिट कौन कंडक्ट करवाता है। सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, आंसर इसका होगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो वहां पे आपको दुनिया भर के वो ऑप्शन देगा, यूएनएफ ट्रिपल सी देगा, ग्रीन क्लाइमेट फंड देगा एंड ऑल दैट। वो आपको नहीं करना है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसमें क्या होता है, बहुत सारे कंट्रीज से लोगों को इनवाइट किया जाता है, कंट्रीज के हेड्स को या फिर एक्सपर्ट्स को। और वो लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं। क्या बात करते हैं आपको बताऊंगा मैं आगे, लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि इस एम्बिशन सबमिट में इंडिया, यूएसए और चाइना तीनों ही एब्सेंट रहे। चाइना, यूएसए और इंडिया पूरे दुनिया का 42% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन कंट्रीब्यूट करते हैं। ये दुनिया के तीन सबसे बड़े एमिटर्स हैं। पहले नंबर पे चाइना, दूसरे पे यूएसए और तीसरे पे इंडिया। और तीनों ही यहां से हो गए एब्सेंट। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब सवाल ये उठता है कि ये एम्बिशन सबमिट होता क्या है। नाम से ही समझ में आ गया होगा, इसका मतलब है एम्बिशन। यानी कि जो कंट्रीज होती हैं, क्लाइमेट चेंज को लेके या क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए वो क्या स्टेप्स लेंगी, उनको अपने एम्बिशन बताने पड़ते हैं। अब आप सोच रहे हो, सर एम्बिशन तो हम लोगों ने पहले भी बताया था। जब हम लोगों ने पेरिस अग्रीमेंट किया था तो वहां पे हम लोगों ने अपने एम्बिशन बताया था, जिसे हम लोग एनडीसी भी कहते हैं, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, जिसे हम लोग अपनी भाषा में पंचामृत भी कह सकते हैं, इंडिया का पंचामृत। तो जब हमारे पास ऑलरेडी एनडीसी है, तो इस नए एम्बिशन सबमिट की क्या रिक्वायरमेंट है। इसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्लाइमेट एम्बिशन सबमिट में ये कहा जाता है कि सर, आपके जो प्रीवियस एम्बिशन है, प्लीज आप उनको अपडेट कीजिए। तो हर साल अपने टारगेट को अपडेट करने के लिए ये क्लाइमेट एम्बिशन सबमिट किया जाता है, जिसमें अपना आपको आपको नेट जीरो टारगेट अचीव को अपडेट करना पड़ता है। जैसे मान लो इंडिया का 2060 है या 2070 है, किसी कंट्री का 2050 भी है, तो उनको अपने टारगेट अपडेट करने पड़ते हैं। एनर्जी ट्रांजिशन प्लान को अपडेट करना पड़ता है। एनर्जी ट्रांजिशन प्लान मैं आपको पहले बता चुका हूं। जैसे मान लो आपके देश में एनर्जी अभी कोल से आ रही है, कोयले से आ रही है। जब आप इसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करोगे तो उसे हम लोग ट्रांजिशन प्लान कहते हैं। तो आपको वहां पे बताना पड़ता है एम्बिशन समिट के अंदर आप कैसे वो करोगे। या फिर नया कोल पावर प्लांट आप नहीं लगाओगे, जो फॉसिल फ्यूल होते हैं आप इसको फेज आउट करोगे। जो फंड दिया जाता है आपकी कंट्री के द्वारा, आप उसको अपडेट करोगे। तो ये बेसिकली एक्शन, जो क्लाइमेट एम्बिशन समिट होता है, ये अपने टारगेट्स को एक नया रूप देने के लिए, यानी कि उसको अपडेट करने के लिए किया जाता है। लेकिन इंडिया नहीं चाहता उसको अपडेट करे। इंडिया कहता है कि भाई, हम लोगों ने पिछले साल ही तो अपडेट किया था 2022 में। और ऑलरेडी इंडिया का जो पंचामृत है, यानी कि एनडीसी है, ऑलरेडी काफी ज्यादा अच्छा है। तो इंडिया कहता है कि इसमें अपडेट करने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। तो इंडिया का और चाइना का, यूएसए का बेसिकली एक यही
एक एक रीजनिंग यहाँ पे था, इसलिए उन्होंने यहाँ पे नहीं आए हैं वो लोग। हमारा पंचामृत हम लोगों ने 2020 में जो है किया था सबमिट, दिया था हम लोगों ने, जो कि 2015 वाला जो हमारा एनडीसी था, जो पेरिस में हम लोगों ने किया था, उससे काफी इंप्रूव्ड है। ऑलरेडी हम लोग अपडेट कर चुके हैं। तो इंडिया का ये कहना है कि भैया 2030 तक हमारा जो हम लोग एक्स्ट्रा कार्बन सिंक को ऐड करेंगे। कार्बन सिंक का क्या मतलब है? जैसे पेड़ पौधे लगाएंगे। तो 2.5 से लेके 3 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, हम लोग कार्बन सिंक प्रोड्यूस करेंगे। कैसे करेंगे? पेड़ पौधे लगा के करेंगे, सीधी सी बात है। और हम लोगों ने ये कहा कि भैया 2030 तक हमारी टोटल जो इलेक्ट्रिक पावर नीड्स हैं, वो हम लोग 50% उसका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से लेके आएंगे। जबकि यह टारगेट हमारा पेरिस में 40% था। तो ऑलरेडी हम लोग अपडेट कर चुके हैं 40 से 50। तो भैया हमें नए अपडेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने इस समिट में पार्टिसिपेट नहीं किया। ये बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। ठीक है जी, चलिए अब बढ़ते हैं आज के इकोनॉमी वाले टॉपिक्स। चलिए इकोनॉमी वाला टॉपिक थोड़ा एंड में करते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा। ये वाला टॉपिक थोड़ा पहले कर लेते हैं। डायस्पोरा, डिस्ट्रस एंड डिस्टेंस। 3D है भैया यहाँ पे, तो ये ट्रिपल डी हो गया। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। क्या कहता है और क्यों कहता है? इंडिया और कनाडा के बीच में जो रिलेशन भयंकर तरीके से खराब हुए हैं। इवन रिलेशन इतने खराब हो चुके हैं कि इंडिया ने कनाडा के लिए जो वीजा सर्विस है उसको भी सस्पेंड कर दिया है इनडेफिनेटली, जिसकी वजह से इंडिया में जो स्टूडेंट कनाडा पढ़ाई करने जाया करते थे, तो उनके बीच में अफरा तफरी मच गई है। देखिए वैसे आपको मैं बताता चलूं, 99% लोग कनाडा में पढ़ाई करने नहीं जाते हैं। 99% लोग वहां पे एक्चुअली काम करने जाते हैं, क्योंकि वहां पे पैसा कमाया जाता है। कोई टैक्सी चलाता है, कोई कुछ भी करता है। मेरे इस एरिया से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से आपको पता है बहुत लोग वहां पे जाते हैं। तो पैनिक क्रिएट हो गया कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट्स के बीच में। खैर एनीवेज, तो रिलेशन काफी खराब हो गए हैं। जब वीजा सर्विस ही सस्पेंड हो जाए ना, तो आप ये समझ लीजिए कि रिलेशन बिल्कुल रॉक बॉटम पे है। देखिए बयानबाजी करना वो एक अलग चीज है, लेकिन जब आप किसी देश में अपनी एम्बेसी बंद कर देते हो, ऑफिसर्स को सस्पेंड कर देते हो, डिप्लोमेट्स को, या वीजा सर्विस बंद कर देते हो, तो उससे ज्यादा रिलेशन खराब नहीं हो सकते जब हम लोग बायलेटरल रिलेशन की बात करते हैं। और ये सारा किया धरा है खालिस्तानी मूवमेंट की वजह से। हरदीप सिंह निज्जर को जून के महीने में गोली मार के हत्या कर दी गई थी। उसके बाद अभी मिस्टर ट्रूडो ने इंडिया के ऊपर आरोप लगाया है। वो सारी चीजें यहाँ पे हुई हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया ये एक वोट बैंक पॉलिटिक्स है, क्योंकि वहां पे इलेक्शन होने वाले हैं एंड ऑल दैट। लेकिन लेट्स होप एंड लेट्स प्रे कि इंडियन गवर्नमेंट का इसमें कोई हाथ नहीं है। अगर इंडियन गवर्नमेंट का हाथ पाया जाता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सेटबैक हो जाएगा। और वर्ल्ड ओवर जो सपोर्ट इंडिया को मिलती है, डेफिनेटली वो नहीं मिलेगी। एंड इंडिया कुड बी कंसिडर्ड एज अ रोग नेशन, लाइक कोरिया, लाइक पाकिस्तान, लाइक रशिया। अगर ऐसा हुआ है तो, हालांकि आई डोंट थिंक सो ऐसा हुआ होगा कि इंडिया की गवर्नमेंट इस तरह की चीजें करती है, बट एनीवेज। डायस्पोरा का मतलब होता क्या है? डायस्पोरा का मतलब ये होता है कि भैया ऐसे लोग जो विदेशों में रहते हैं, उनके ओरिजिन को आप इंडिया से ट्रेस कर सकते हो। मतलब वो खुद, उनके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स, अगर वो कभी के जमाने में इंडियंस रहे हैं, तो आप उसे इंडियन डायस्पोरा कंसिडर कर सकते हो। और आप ये कह सकते हो कहीं ना कहीं, दीज आर द इंडियन पीपल हु आर एक्चुअली लिविंग अब्रोड। दुनिया के सबसे ज्यादा डायस्पोरा इंडिया से ही आता है। 31 मिलियन, मतलब लगभग 3 करोड़ से ज्यादा जो लोग हैं, वो इंडिया के विदेशों में रहते हैं। जिसमें से 13 मिलियन एनआरआईज हैं और 18 मिलियन जो है ओसीआईज हैं। ओसीआई का मतलब है ओवरसीज कार्ड होल्डर्स। ठीक है। ये थोड़ा सा आप लक्ष्मीकांत में जाओगे तो वहां पे आपको इसके बारे में मिल जाएगा। सिटीजनशिप वाले चैप्टर में आपको ओसीआईज वगैरह के बारे में मिलेगा। खैर ओवरसीज जो ओवरसीज जो इंडियंस होते, कार्ड होल्डर्स होते हैं, उसके बारे में। तो ये आप लक्ष्मीकांत से पढ़ें, थोड़ा रिकमेंड करता हूँ आपको मैं। लेकिन डायस्पोरा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यूजली हम लोग डायस्पोरा की जब बात करते हैं तो कई तरीके से डायस्पोरा के कंट्रीब्यूशन को हम लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, ऑफ कोर्स वो तो पैसा ही होता है। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है इंडियन डायस्पोरा का। वर्ल्ड में इंडिया नंबर 1 पे है, जो डायस्पोरा के द्वारा पैसा भेजा जाता है, जिसे रेमिटेंस कहते हैं। मोर देन $80 बिलियन का रेमिटेंस हर साल इंडियन डायस्पोरा के द्वारा इंडिया में भेजा जाता है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे आता है चाइना, लेकिन वो इंडिया से काफी पीछे है। दिस इज अराउंड $55 to $60 बिलियन ओनली।
फिर वहाँ पे मेक्सिको, फिलीपींस और ये वियतनाम, ये सब कंट्री वहाँ पे भेजती हैं। लेकिन इंडिया का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है और ये हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व को इंक्रीज़ करता है। तो कंट्रीब्यूशन तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा है ही। उसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत सारी डायस्पोरा के थ्रू आती है। एंटरप्रेन्योरियल जो मतलब बहुत सारे बिज़नेस हैं जो एनआरआईज़ के द्वारा स्टार्ट किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें हुई। एक टर्म आपको आज नहीं बताता हूँ मैं और यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है मेंस में। ब्रेन ड्रेन, ये आपने पहले भी सुना होगा, राइट? ड्रेन का मतलब आपको अच्छे से पता ही है, क्या होता है? ड्रेन मतलब एक नाली होती है जिसमें पानी बहता है, कचरा बहता है, पानी जो है वो बाहर जाता है। हमारे जो किचन में सिंक होता है उसका भी ड्रेन होता है, नाली होती है वो ये ड्रेन होती है, हमारी जो वॉशिंग मशीन होती है उससे भी पानी ड्रेन होता है। तो ड्रेन आप बेसिकली समझ गए होंगे, जब एक जगह से दूसरी जगह पे कोई चीज़ चली जाती है। तो ब्रेन ड्रेन, ब्रेन मतलब यहाँ पे आप नॉलेज समझ लीजिए। जब हमारे देश की नॉलेज यहाँ से ड्रेन के थ्रू बहकर विदेशों में चली जाती है, एक ये सिंबॉलिकल एग्ज़ाम्पल है। तो ब्रेन ड्रेन का मतलब ये है कि जब इंडिया में पढ़े-लिखे लोग, एजुकेटेड लोग, स्किल्ड लोग, यंग लोग अपनी सर्विसेज़ को, अपनी नॉलेज को, इंटेलिजेंस को, स्किल को इंडिया को सर्व नहीं करते, बल्कि दूसरी कंट्री में जाके सर्व करते हैं। भैया इंडिया से आपने पीएचडी किया, इंडिया से आपने बीटेक किया, एमटेक किया और आप अमेरिकन कंपनी में जाके काम कर रहे हो, ब्रिटिश कंपनी में जाके काम कर रहे हो, तो किसको बेनिफिट दे रहे हो? उन कंट्रीज़ को दे रहे हो, इंडिया को तो नहीं दे रहे हो। तो हमारे रिसोर्सेज बाहर जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ब्रेन ड्रेन। लेकिन इसके अपोजिट एक और टर्म होती है जिसे ब्रेन गेन कहते हैं। ये उल्टी टर्म है। इसमें क्या होता है, हमारे यहाँ से यंग लोग विदेशों में जाते हैं, वहां से स्किल सीखते हैं, एजुकेशन लेते हैं और इंडिया में आके वापिस अपना बिजनेस सेटअप करते हैं, अपनी नॉलेज को यहाँ ट्रांसफर करते हैं और हमारे यहाँ पे जो स्किल्ड एमिग्रेंट्स हैं वो आकर हमारी इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। दिस इज कॉल्ड ब्रेन गेन। इंडियन आईटी सेक्टर इसका बहुत जबरदस्त एग्जांपल है। इंडियन आईटी सेक्टर और भी बहुत सारे सेक्टर हैं, स्पेस भी इसका सेक्टर है, एक सेक्टर है। बहुत सारे हमारे साइंटिस्ट जो हैं वो विदेशों में जाते हैं, उनकी यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन लेते हैं, फिर आके बाद में इसरो में काम करते हैं, डीआरडीओ में काम करते हैं। बड़ा अच्छा एग्जांपल है ये भी। तो ये ब्रेन गेन जो है जो एनआरआईज़ हैं यानी कि जो डायस्पोरा है इंडिया का, आप उसका एग्ज़ाम्पल यहाँ पे डाल सकते हो। उसके अलावा जो इंटरनेशनल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एंटरप्रेन्योरियल ऑफ कोर्स है ही। भई क्योंकि जो एनआरआईज़ होते हैं, डायस्पोरा होता है, वो थोड़ा-सा कंपैरेटिवली पैसे वाले होते हैं। तो पैसे को आप कहीं न कहीं तो इन्वेस्ट करोगे ही, तो वो इंडियन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं और इंडिया तो एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो यहाँ पे इन्वेस्ट करना आपके लिए फ़ायदे का सौदा है ही। लेकिन सिर्फ इकोनॉमिक इफेक्ट नहीं होता है डायस्पोरा का, पॉलिटिकल और फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। पॉलिटिकल आता समझ ही गए होंगे, कमला हैरिस यूएसए की भैया वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो ये भी डायस्पोरा का पार्ट है। यूके के पीएम हैं भैया ऋषि सुनक जी, ये भी एक डायस्पोरा का ही पार्ट है। तो पॉलिटिकली भी बहुत कंट्रीब्यूशन हमारा रहा है। और आप एक चीज़ देखिए, जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर विदेशों में जाते हैं, तो वहाँ पे जो एग्रीमेंट्स होते हैं, डायस्पोरा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मान लो आप कनाडा में गए, अब यूके में गए, आप ऑस्ट्रेलिया में गए या किसी और कंट्री में गए, तो इंडियन डायस्पोरा के कुछ ना कुछ मिनिस्टर्स वहाँ पे होंगे, पहले से ही। तो हमारे साथ उनको डील करना बड़ा ईज़ी रहता है, फ्रेंडली होता है, तो पॉलिटिकल इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। कई बार जैसे इंडिया यूएसए की बात करें, तो न्यूक्लियर डील हुआ, इसमें माना जाता है कि जो इंडियन डायस्पोरा यूएसए में है, उनका दबाव रहा अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर, तो इसलिए हमारे साथ न्यूक्लियर डील भी किया गया। बहुत बार जो प्रेफ़रेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, वो भी इस वजह से होते हैं ताकि उन देशों का जो डायस्पोरा है वो इंडिया में इसके साथ इमोशनली अटैच होता है। तो बड़ा इम्पोर्टेंट एक फ़र्क होता है, पॉलिटिकल इफ़ेक्ट होता है। और फ़ॉरेन पॉलिसी तो ऑफ कोर्स इंडियन जो डायस्पोरा है वो उन देशों में जाता है, वहाँ की फ़ॉरेन पॉलिसी को इम्पैक्ट करता है, वहाँ की पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करता है, जिससे हमारी सॉफ्ट पावर भी ऑफ कोर्स बढ़ती है। तो ये कुछ चीज़ें जो है थोड़ा-सा आप देख सकते हो, पॉलिटिकल इफ़ेक्ट और फ़ॉरेन पॉलिसी का इफ़ेक्ट। लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादातर इफ़ेक्ट है वो क्या है? इकोनॉमिक इफ़ेक्ट जो है आप सबसे पहले लिखोगे। लेकिन सब चीज़ें इतनी अच्छी-अच्छी नहीं हैं। जो इंडियन डायस्पोरा है वो काफ़ी इश्यूज़ भी फेस करता है विदेशों में जब जाते हैं। पहली बात तो इंडियन गवर्नमेंट की कोई डेडिकेटेड पॉलिसी नहीं है डायस्पोरा को लेके। डायस्पोरा को लेके कोई अप टू डेट इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती है। हालाँकि हमारे पास एक पोर्टल होता ज़रूर है, लेकिन उस पोर्टल को बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, तो वो नहीं हो पाएगा। 2022 में इमिग्रेशन मैनेजमेंट बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली पास नहीं हो पाया।
जिसकी वजह से जो डायस्पोरा को इंडिया में आना होता है या इन्वेस्टमेंट करनी होती है, जो वेलफेयर सर्विसेज़ होती हैं, उनकी प्रॉपर सर्विसेज़ उनको नहीं मिल पाती हैं। ई-माइग्रेट करके जो पोर्टल मैंने आपको बताया, ये एक अच्छा पोर्टल है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। लेकिन इसकी जानकारी बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं है और बहुत बार ये जो पोर्टल है वो हैंग हो जाता है भाई, वो भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट सी चीज़ है यहाँ पे। तो उसके अलावा व्यू वर्कर रिहैबिलिटेशन जैसे आप कोविड-19 की बात करें, तो बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में थे, गल्फ में थे, उनकी जॉब चली गई। जो वापस इंडिया में आए तो उनको कोई ख़ास बेनिफिट हमारी सरकार की तरफ से नहीं मिला। तो ये एक इश्यू उनको फेस करना पड़ता है। उसके अलावा स्किलिंग एंड द प्रोस्पेक्टिव माइग्रेंट वर्कर्स अ, पहले क्या होती थी जॉब्स जो है वो सप्लाई ड्रिवन होती थी। जितना आप यहाँ पे से लेबर सप्लाई करोगे उतना ही उनको जाके काम मिलेगा। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल डिमांड ड्रिवन जो है वो मार्केट हो गई है। पहले वहाँ से डिमांड आती है, उसके बाद हम लोग यहाँ से वर्कर सप्लाई करते हैं। तो जॉब्स का नेचर बदल गया है। इसीलिए अभी हमारी जनता को ज़्यादा स्किल्ड होने की रिक्वायरमेंट है, खासकर जापान, कोरिया, ताइवान वगैरह में। लेकिन हमारे यहाँ पे हमारी सरकार की तरफ से ऐसे लोगों के लिए कोई खास प्रोग्राम नहीं है, जो विदेशों में जाके काम करना चाहते हैं। ओवरऑल प्रोग्राम है डेफिनिटली, लेकिन उनके लिए खास नहीं है। ये समस्याएँ हैं। उसके अलावा जैसे चाइना से, यूक्रेन से बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट जो हैं वो जब उनके बीच में वॉर हुआ वहाँ से वापिस आए। उनको यहाँ पे कोई ख़ास अकोमोडेट नहीं किया गया। वो बड़ी प्रॉब्लम है। एनआरआई मैरेजेज़ एक बड़ा इश्यू है हमारे देश में ख़ासकर पंजाब में काफ़ी सीरियस इश्यू है ये। बहुत बार क्या होते हैं जो एनआरआई लड़के होते हैं वो किसी लड़की से शादी कर लेते हैं, डाउरी लेते हैं, खूब सारा पैसा लेते हैं और उसके बाद उनको अबैंडन कर देते हैं। वापिस उनको बुलाते ही नहीं है वहाँ पे। ये भी एक बड़ी समस्या है। तो वीमेन रिलेटेड इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। बहुत बार यहाँ से जो फीमेल शादी करके विदेशों में जाती हैं उनके साथ वहाँ पे मारपीट होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो कोई ख़ास अरेंजमेंट नहीं है सरकार का, उन वीमेन इश्यूज़ को सुनने के लिए। उसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट एंड द इंस्टेबिलिटी आल्सो रेडिकल रे जैसे शिया सुन्नी इश्यूज़ होते हैं, ईरान, सऊदी अरेबिया वगैरह में, तो उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पे नज़र आता है। रेडिकल इस्लामिज़्म जो है वो कहीं न कहीं नज़र आता है। अ जैसे अगर आप वहाबिज़्म की बात करें, तो साउथ इंडिया के अंदर जो है वहाबिज़्म काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है धीरे-धीरे, व्हिच इज़ सम काइंड ऑफ रेडिकल फॉर्म ऑफ इस्लाम प्रैक्टिसेज़। तो उसका भी इश्यू थोड़ा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और बहुत बार जैसे जो इंडियन लेबर लेबर होती हैं, इंडियन लेबरर्स जब जाती हैं विदेशों में काम करने के लिए, खासकर मिडल ईस्ट में, तो उनके पासपोर्ट वगैरह छीन लिए जाते हैं, तो उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो ये सब चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती हैं, तो जिसके लिए सरकार को कुछ काम यहाँ पे करना पड़ेगा डेफ़िनेटली। तो एक तो डायस्पोरा के लिए एक हमारे पास एक अप टू डेट पोर्टल होना चाहिए, ताकि जो वेलफेयर स्कीम वगैरह हैं, उनका बेनिफिट उठाया जा सके। एनआरआई वीमेन जो प्रॉब्लम फेस करती हैं, डेफिनिटली उसके लिए भी हमारे पास डेडिकेटेड एक सर्विस होनी चाहिए। राइट? तो ये सब चीज़ें हैं, जो हम लोग करेंगे और कम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन स्कीम होनी चाहिए। अगर विदेशों से कोई किसी की जॉब चली जाती है, वो वापस इंडिया में आते हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे अरेंजमेंट सरकार के द्वारा किए जाए। क्वालिटी डोमेस्टिक स्किल प्रोवाइड करवाए जाएँ, ताकि विदेशों में जाके उनकी एम्प्लॉयमेंट जो है, वो सिक्योर हो सके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो डेफ़िनेटली हम लोग कर सकते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो एडिटोरियल है वो कल वाले द हिंदू न्यूज़पेपर से था। टेकिंग अ जायंट लीप फॉर अ न्यू एथिक्स इन द आउटर स्पेस। जब हम लोग वॉर की बात करते हैं या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी धीरे-धीरे एडवांस होती रहती है और अभी हमारी टेक्नोलॉजी स्पेस में जा चुकी है, दूसरे प्लैनेट पे जा चुकी है, हमारे मून पे जा चुकी है, इवन सन पे जा चुकी है। तो जैसे-जैसे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का लेवल बढ़ रहा है, वैसे-वैसे उसको रेगुलेट करने के लिए प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। देखिए अर्थ के ऊपर कुछ होता है उसे आप इज़िली रेगुलेट कर सकते हो, लेकिन स्पेस के अंदर चीज़ें आप कैसे रेगुलेट करोगे? बड़ी समस्याएँ हैं। और स्पेस का मिसयूज़ ना हो, इसके लिए हमारे पास कुछ एथिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस भी डेफिनिटली होने चाहिए। लेकिन आउटर स्पेस होता क्या है? यूजुअली देखिए आउटर स्पेस की कोई खास ऐसा डेफिनिशन नहीं है। कुछ लोग मतलब एक यूजुअली जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती हैं ना, वहाँ पे 100 किलोमीटर को माना जाता है कि यहाँ से आउटर स्पेस शुरू हो गया है, जिसे हम लोग कर्मन लाइन बोलते हैं। जबकि ऐसा है नहीं मतलब अगर आप लॉजिकल तौर से देखें, हमारा जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है, थर्मोस्फीयर होता है, एक्सोस्फीयर होता है, उसके बाद आउटर स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ लोग इसे 10,000 किलोमीटर भी मानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, ठीक है? लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटोरियल और ऑन द बेसिस ऑफ द रेगुलेशन एज़ पर लीगल प्रैक्टिसेस, कर्मन लाइन को आप आउटर स्पेस मान सकते हो। नासा इसको फॉलो करता है कर्मन लाइन को, लेकिन दुनिया की हर स्पेस एजेंसी इसको फॉलो नहीं करती है। बट
इंटरनेशनल प्रैक्टिस में आप करमन लाइन एक एग्जांपल याद कर सकते हो। इवन प्रीलिम्स के लिए भी टॉपिक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या है आउटर स्पेस? 100 किलोमीटर हो गया, ठीक है जी। लेकिन उसके 100 किलोमीटर के बाद हमारा स्पेस खाली नहीं है। देखिए 99% जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे सरफेस पे, वो 32 किलोमीटर से नीचे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 100 किलोमीटर तक जाते-जाते यू विल फाइंड हार्डली एनी गैसियस मॉलिक्यूल्स। लेकिन वो तो फिर भी उससे ऊपर कोई ना कोई मॉलिक्यूल तो आपको मिल ही जाएगा। तो स्पेस जो आउटर स्पेस होता है वो खाली नहीं है। उसके अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल्स आपको मिलेंगे, न्यूट्रिनोज़ आपको मिलेंगे, कॉस्मिक रेडिएशंस आपको मिलेंगी, कुछ डस्ट पार्टिकल, गैसियस मॉलिक्यूल्स, रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो सब आपको मिलता है वहाँ पे। तो आउटर स्पेस खाली नहीं है, जैसा कि यूजुअली समझा जाता है। डीप स्पेस में जाते हो तो कुछ पोर्शन आपको शायद वैक्यूम की तरह मिल सकता है, लेकिन वहाँ पे भी जो है कॉस्मिक रेडिएशंस होती हैं। लेकिन आउटर स्पेस को रेगुलेट करने के लिए क्या हमारे पास कुछ खास अरेंजमेंट है? उसका आंसर हो जाता है येस और नो दोनों ही हैं। देखिए हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 5 कन्वेंशन है। 1967 में, 68 में, 72 में, 76 में और 79 में जो मून एग्रीमेंट हुआ। इनमें अलग-अलग तरीके से थोड़ा बहुत रेगुलेशन करने की बात कही गई है। जैसे मून एग्रीमेंट की बात में क्या कहा गया? इसमें कहा गया भैया कोई भी कंट्री मून को या मून के किसी हिस्से को अपना नहीं कह सकती कि मेरी सोवरेन टेरिटरी है। मून के ऊपर आप न्यूक्लियर वेपन को सेटअप नहीं कर सकते, ठीक है? ऐसी कुछ-कुछ बातें इसके अंदर बोली गई थी। इंडिया इन पाँचों कन्वेंशंस का सिग्नेटरी है, ओके? लेकिन इंडिया ने सिर्फ़ ऊपर वाली 4 कन्वेंशन को ही रेक्टिफ़ाई किया है पार्लियामेंट में। इस 4th वाले को हम लोगों ने रेक्टिफ़ाई नहीं किया है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स के लिए। अब सवाल ये उठता है कि भई जब आउटर स्पेस की ट्रीटीज़ की जाती हैं, कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखा जाता है? पहली बात का ध्यान रखा जाता है कि जो आउटर स्पेस है, वो पीसफुल पर्पज़ के लिए यूज़ होगा। आप न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह अर्थ के ऑर्बिट में या वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जैसे बायोलॉजिकल केमिकल्स वगैरह या बायोलॉजिकल वेपन्स होते हैं, आप उसको वहाँ पे नहीं सेटअप करोगे। पहला तो ये अंडरस्टैंडिंग होती है। दूसरी अंडरस्टैंडिंग होती है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्लोरेशन होना चाहिए। अगर इंडिया मून के ऊपर मिशन भेजना चाहता है, तो अमेरिका उसको मना नहीं कर सकता। तो कोई भी कंट्री स्पेस में किसी भी हिस्से के ऊपर अपनी खुद की सॉवरेनिटी को नहीं कह सकते कि मेरा है ये, ठीक है? तो हर किसी को वहाँ पे एक्सप्लोर करने का अधिकार होना चाहिए। आप किसी भी हिस्से को ओनरशिप नहीं कर सकते हो, ठीक है? जैसे अभी हमारा चंद्रयान गया, उससे पहले बहुत सारे मिशन गए हुए हैं चाँद के ऊपर। तो हम लोग ये नहीं कह सकते भाई ये एरिया मेरा है, ये इलाका मेरा है। आप वो नहीं कह सकते बेसिकली, तो इनका ये कहना है। उसके अलावा कंटामिनेशन को भी रोकना है। अब इंसान ने अर्थ को तो पॉल्यूट कर ही दिया, लेकिन हम आउटर स्पेस को या दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज़ को भी कंटामिनेट कर सकते हैं, तो उसको भी रोकना है, कंटामिनेशन को भी रोकना है। तो ये कुछ-कुछ चीज़ें यहाँ पे होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो ट्रीटीज़ होती हैं, इनके अंदर लूप होल्स बहुत सारे हैं। जैसे इनके अंदर लूनर माइनिंग या एस्टेरॉयड माइनिंग के बारे में कोई खास बात नहीं की गई है। मतलब आप चाँद पे जाके माइनिंग कर सकते हो, किसी एस्टेरॉयड के ऊपर जाके माइनिंग कर सकते हो। वहाँ से कुछ जो है हार्ड मेटल्स या हेवी मेटल्स या रेयर अर्थ एलिमेंट वगैरह आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो। उसके बारे में यहाँ पे कुछ नहीं कहा गया है। उसके अलावा देखिए इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा न्यूक्लियर वेपन और इन्होंने कहा वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। आप इनको डिप्लॉय नहीं कर सकते। लेकिन क्या इनके अलावा दूसरे वेपन को डिप्लॉय कर सकते हो? इसके बारे में इसमें कुछ खास नहीं कहा गया है। और ये ज़्यादातर जो ट्रीटी होती हैं वो मोस्टली नॉन बाइंडिंग तरह की होती हैं। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ खास हमारे पास बॉडी नहीं है। तो ये तो कुछ लिमिटेशंस हैं ऑफ कोर्स इन ट्रीटीज़ की। लेकिन समय आ गया है, हमें ज़्यादा अच्छे बेटर रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है, एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि आप ये चीज़ देखिए, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी या क्यों करना चाहिए? आउटर स्पेस को एथिकली और ज़्यादा रेगुलेट करने की क्यों रिक्वायरमेंट है? इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है, धीरे-धीरे आउटर स्पेस में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे कोलिजन्स के चांसेस बढ़ गए हैं और बहुत सारा कचरा वहाँ पे इकट्ठा हो गया है। क्योंकि ये जो सेलेस्टियल जो हमारे सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्पीड यानी कि 17,000 माइल पर आवर इतनी स्पीड से जो है अर्थ के चारों तरफ जो है रिवॉल्व करते हैं। और एक बार अगर कोलिजन हो जाता है किसी 2 बॉडीज़ का, तो फिर वो लगातार चेन ऑफ इवेंट क्रिएट हो जाता है और बहुत सारे कोलिजन एक साथ हो सकते हैं, क्योंकि आप इतनी हाई स्पीड में इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो ये कास्केडिंग इफेक्ट होता है।
एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट। तो एक तो इनकी सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न हो गया है, इसलिए रेगुलेट करना ज़रूरी है। दूसरी बात, ये जो कन्वेंशन हम लोगों ने ऊपर किया है, ये मोस्टली कन्वेंशन स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या फिर स्टेट इंस्टीट्यूशंस के लिए हैं, जैसे इसरो, नासा एंड ऑल दैट। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को लेके या प्राइवेट कंपनीज़ को लेके कोई खास रेगुलेशंस नहीं है। यानी कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जैसे अभी स्पेस एक्स हो गया, ठीक है? इस तरह की चीज़ें। तो आप इनके बारे में क्या करोगे? कुछ खास हम लोगों ने बताया नहीं है। जैसे नासा का ये कहना है कि 16 साइकी करके एक एस्टेरॉयड है, जिसके ऊपर बहुत सारी हेवी मेटल्स पाई जाती हैं, जहाँ पे 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर ऑफ वर्थ हेवी मेटल्स पाई जाती हैं। क्या आप इनको माइनिंग कर सकते हो? फिलहाल हमारे पास ये माइनिंग करने की टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट 50, 60, 70, 80 इयर्स, 100 इयर्स में ये टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाए। उस समय आप क्या करोगे? तो जो कंट्री रिच कंट्री हैं, जिनके पास रिसोर्सेज़ हैं, वो तो इसको माइनिंग कर लेंगे। इंडिया तो माइनिंग नहीं कर पाएगा या कोई दूसरी कंट्री तो माइनिंग नहीं कर पाएगी। तो पहले से ही ये कंट्री बैकवर्ड है, अब ये फ्यूचर में भी बैकवर्ड रहेंगी, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्री है वो तो स्पेस माइनिंग कर लेंगी, वो तो मून से भी रॉक्स लेके आएँगी, वो तो एस्टेरॉइड से माइनिंग भी करेंगी। इवन जापान ने तो मतलब टेस्ट कर भी लिया है एस्टेरॉइड माइनिंग का, और वो कर भी रहे हैं थोड़ी बहुत। तो ये शुरुआत हो चुकी है। नेक्स्ट 150 इयर्स में आप देखोगे ये टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होगी, तब जाके आप क्या करोगे? तो उसके लिए रेगुलेशन आज ही करना ज़रूरी है, राइट? तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, और जिस तरह से स्पेस का रोल इंक्रीज़ हो रहा है हमारे डेली लाइफ़ में, चाहे वो इलीगल फिशिंग को मॉनिटर करना हो, नेविगेशन हो, पोचिंग हो, स्मगलिंग हो, हर चीज़ में जो है स्पेस का रोल इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसलिए हमें स्पेस को रेगुलेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पे पड़ गई है। ठीक है जी, चलिए। अब बढ़ते हैं आज के इकोनॉमी वाले आर्टिकल पे। अ, ये तो हो गया था, यस। ट्रैकिंग इंडियाज़ ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। घिसा-पिटा सा रिपीटेड सा आर्टिकल है, बहुत बार हम लोग जीडीपी के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन अभी जीडीपी ग्रोथ का पहले क्वार्टर का डेटा आया है। पहले क्वार्टर का मतलब हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है? अप्रैल से शुरू होता है। यानी कि अप्रैल, मई, जून। क्वार्टर का मतलब 3 महीने होता है, ठीक है? क्योंकि 12 महीने का साल होता है, तो इसके अगर आप क्वार्टर मतलब 4 से डिवाइड करते हो तो ये 3 आता है। अप्रैल, मई और जून का डेटा हमारे सामने आया है फॉर द फिस्कल ईयर 2023-2024, और इस 3 महीने में हमारी जो ग्रोथ है वो रही कितनी? 8%। लेकिन ये कौन-सी जीडीपी है? भैया ये नॉमिनल ग्रोथ है। ये एक नॉमिनल ग्रोथ है। ये रियल ग्रोथ नहीं है, रियल ग्रोथ इज़ 7.8%। जब आप नॉमिनल ग्रोथ को इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करते हो, तो उसे रियल ग्रोथ कहा जाता है। नॉमिनल तो मतलब दिखाने वाली होती है। एग्ज़ाम्पल दूँ आपको? जैसे पिछले साल, पिछले महीने आपकी सैलरी जो है वो 10,000 थी, ठीक है? और आपका खर्चा 9,000 था। आप कितना सेव कर रहे थे? आप 1000 रुपीज़ जो है वो सेव कर रहे थे, ओके? इस महीने क्या हुआ? आपकी सैलरी हाइक हो गया। आपकी सैलरी 10,000 से इंक्रीज़ होके 20,000 हो गई। मतलब ये आपका क्या है? 10,000 रुपीज़ आपकी कितनी ग्रोथ हुई? ये आपकी नॉमिनल ग्रोथ है। 20,000 आपकी सैलरी बढ़ गई। नॉमिनल ग्रोथ आपकी होगी, बड़ा मज़ा आया। लेकिन आपके जो खर्चे हैं, वो कितने हो गए? 19,500 रुपीज़। समझे? सेविंग कितना किया आपने? ओनली 500 रुपीज़। पहले आप कितना सेव कर रहे थे? 1000, अब कितना कर रहे हो? 500। मतलब आपकी रियल ग्रोथ घटी है, क्योंकि आपकी सेविंग कम हो गई है, जबकि नॉमिनल जीडीपी बढ़ी है। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने इन्फ्लेशन को ऐड किया है। पहले जो चीज़ें आप 10,000 में 9,000 में परचेज़ कर सकते थे, अब उनको परचेज़ करने के लिए आपको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है, 19,500 रुपए पे करना पड़ रहा है। तो रियल ग्रोथ वो होती है जब आप महँगाई को माइनस करते हो, नॉमिनल जीडीपी जो ऊपर-ऊपर से आपको नज़र आती है, ठीक है? अब कै जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या-क्या मेथड यूज़ करते हैं? जीडीपी को कैलकुलेट करने के यूजुअली 2 मेथड होते हैं। एक होता है इनकम अप्रोच और एक होता है एक्सपेंडिचर अप्रोच। हालाँकि दूसरे अप्रोच भी होती है, एक और होती है। और यूजुअली देखा जाए आइडियल तरीके से इनकम अप्रोच और एक्सपेंडिचर अप्रोच दोनों में ही रिजल्ट बराबर आना चाहिए। लेकिन जो हमारा एनएसओ है, वो इनकम अप्रोच को फॉलो करता है। इनकम का मतलब क्या होता है? यानी कि हमारे देश की इनकम कहाँ-कहाँ से हो रही है? टैक्सेशन से हो रही है, नॉन टैक्स से हो रही है, डेप्रिसिएशन,
या फिर जो फॉरेन नेट फैक्टर्स इनकम होती है, एफडीआई वगैरह होती है, जो भी होती है, ये सारे इनकम के साधन होते हैं। आपकी सैलरी होती है, आप पैसा कमाते हो, राइट? वो सभी कैलकुलेट करने के बाद आपकी जीडीपी का पता चलता है। लेकिन वो तो कम ज़्यादा होता रहता है। जैसे कोविड-19 में लोगों की इनकम कम हो गई, सरकार की इनकम कम हो गई, तो जीडीपी हमारा काफ़ी कम चला गया। जैसे ही कोविड-19 का इम्पैक्ट थोड़ा कम हुआ, तो जीडीपी ग्रोथ काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। लेकिन ये बेस इफ़ेक्ट होता है। इंडिया की इकोनॉमी 8-9% से ग्रोथ क्यों हो रही है? ये बेस इफ़ेक्ट है। बेस इफ़ेक्ट मतलब क्या होता है? आप ये समझ लीजिए, जैसे आप एक रनर हो, आप 100 मीटर रन करते हो डेली और आप उसको 12 सेकंड में करते हो, मान के चलिए। ये आपका यूजुअल रिकॉर्ड होता है। आप बीमार हो गए, आप 3 महीने तक बीमार रहे। अब जब आप बीमार रहते हो, तो आपकी परफॉर्मेंस एकदम खत्म हो जाती है। आप 100 मीटर रेस को 20 सेकंड में कर रहे हो, क्योंकि आप बीमार हो गए ना। अभी आपकी रिकवरी हो गई। रिकवरी होने के बाद आप 100 मीटर को एकदम तो 12 सेकंड में नहीं कर सकते। आप उसको पहले 19 सेकंड में करोगे, फिर आपको 17 सेकंड में करोगे, आप उसको 15 सेकंड में करोगे, आप उसको 14 सेकंड में करोगे, 13 में करोगे। आपकी ग्रोथ आपको बहुत ज़्यादा विज़िबल नज़र आ रही है। हर हफ्ते आपकी आपकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी हो रही है। लेकिन जैसे ही आप 12 पे जाओगे, पहले वाली परफॉर्मेंस पे, इसके बाद 11 सेकंड करने में हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि वो आपका मैक्सिमम था, 12 सेकंड। 12 सेकंड से 11.5 11.4 करने में बड़ा मुश्किल होता है। जबकि 19 से 17, 15, 14, 13 आप इज़िली कर ले रहे हो, क्योंकि आप बीमार हो गए थे, अभी आप रिकवर हो चुके हो। तो जब आप किसी चीज़ से रिकवर होते हो, बहुत जल्दी ग्रोथ करते हो। इसीलिए अगर आप देखें, इंडिया कोविड-19 के बाद बीमार हो गया था ना हम लोग, तो हमारी जीडीपी काफ़ी डाउन चली गई थी। अभी हम लोग उससे उभर रहे हैं, तो इसलिए आपको ग्रोथ इतनी नज़र आ रही है, क्योंकि हम लोग बेस इफ़ेक्ट से उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कोविड से पहले वाली ग्रोथ से कंपेयर करोगे ना, तो हमारी ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं है, जितनी एक्चुअली में होनी चाहिए। तो बेस इफ़ेक्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे रहता है, जिसकी वजह से हमारी जीडीपी ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। उसके अलावा और दूसरे फैक्टर भी होते हैं, जैसे इंडिया भैया नेट इंपोर्टर है, खासकर हम लोग क्रूड ऑयल वगैरह, गोल्ड वगैरह ये सब इंपोर्ट करते हैं। इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे-जैसे हम लोग ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो हमें फ़ॉरेन करेंसी ज़्यादा पे करनी पड़ती है। हमारा फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व कम होता है। हमारी जो करेंसी की वैल्यू है, वो कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू डॉलर। ये सारी चीज़ें भी ऑफ़ कोर्स इम्पैक्ट करती हैं हमारी जीडीपी ग्रोथ को। अ, लेकिन सरकार का कुछ रेवेन्यू भी होता है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स से सरकार को काफ़ी पैसा मिलता है, ठीक है? नॉन डेट कैपिटल रिसीट, बोरोविंग, जीएसटी, कस्टम, अगर सरकार को 1 पैसा मिलता है, रेवेन्यू मतलब सरकार का को कहाँ से पैसा आता है, उसे रेवेन्यू कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, 8 पैसा एक्साइज़ ड्यूटी से आता है, 16 पैसे जो है इनकम टैक्स से आता है, जीएसटी से सिर्फ 19 पैसा आता है। सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है सरकार के पास? कॉर्पोरेट टैक्स से आता है। कॉर्पोरेट टैक्स पे डायरेक्ट टैक्स होता है। उसके अलावा बोरोविंग, हम लोग आरबीआई से पैसा जो है बोरो करते हैं, यहाँ से भी सरकार के पास कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है। तो रेवेन्यू जनरेट करने के बहुत सारे साधन होते हैं हमारी सरकार के पास। इसमें से टैक्स वाले भी होते हैं, नॉन टैक्स वाले भी होते हैं। डायरेक्ट टैक्स वाले मतलब जो डायरेक्ट टैक्स, जैसे इनकम टैक्स हो गया आपका, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। डायरेक्ट टैक्स अगर हम लोग देखें, पिछले समय कुछ समय में वो कमज़ोर हुआ है। डायरेक्ट टैक्स से सरकार का रेवेन्यू कम हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों की इनकम कम हुई है और कॉर्पोरेट्स की इनकम भी कम हुई है। क्योंकि वहीं से तो डायरेक्ट टैक्स मिल रहा था ना, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। इसका मतलब वहाँ पे ग्रोथ कम हुई है। जबकि जो सर्विस सेक्टर है, उसकी ग्रोथ अच्छी हुई है। इसे कहते हैं के शेप पैटर्न। के शेप पैटर्न का मतलब ये होता है, देखो दिखाता हूँ आपको, ये वाला पैटर्न होता है के शेप। के शेप का मतलब ये है, कुछ सेक्टर बेटर ग्रो करते हैं, जबकि कुछ सेक्टर जो है वो ग्रो नहीं करते। जैसे यहाँ पे आप सर्विस सेक्टर कह सकते हो, अच्छा ग्रो कर रहा है, जबकि आप यहाँ पे कह सकते हो डायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स के रेवेन्यू हमारा कम हुआ है। पर्सनल इनकम टैक्स वगैरह हो गया, कम हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे यहाँ पे कम हुआ है, ठीक है? आप इस तरह के एग्ज़ाम्पल दे सकते, तो इसे के शेप रिकवरी कहते हैं। रिकवरी कई तरह की होती है, दिस इज़ वन ऑफ देम। तो इंडिया की रिकवरी कैसी हुई? के शेप रिकवरी हुई, आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट और पर्सनल इनकम टैक्स हमारा सरकार का कम हुआ है। नॉमिनल ग्रोथ सरकार की बढ़ी है, लेकिन रियल ग्रोथ कम हुई है बिकॉज़ ऑफ द इन्फ्लेशन। वो सारी चीज़ें हैं। और जब सरकार का रेवेन्यू कम होता है, तो सरकार को क्या करना पड़ता है? ऑस्टेरिटी मेजर्स लेने पड़ते हैं। ऑस्टेरिटी का मतलब ये वेलफेयर के ऊपर पैसा कम खर्चा करना पड़ता है, सब्सिडी कम देनी पड़ती हैं, वो सारी चीज़ें।
क्योंकि बजट डेफ़िसिट में चला जाता है। तो भैया सीधी-सी बात है, सरकार के पास पैसा होगा तभी तो वेलफेयर पे खर्चा करेगी। अगर पैसा ही नहीं है सरकार के ऊपर, तो वेलफेयर का के ऊपर खर्चा कम करेगी। और पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स से आएगा। टैक्स कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है? क्योंकि लोगों की इनकम कम हो रही है। इनकम क्यों कम हो रही है? वो ग्लोबल फैक्टर भी हो सकते हैं, लोकल फैक्टर भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी हो सकती हैं। वो सारी चीज़ें मिला के जो है, ये एक खिचड़ी-सी बन गई है बेसिकली, ठीक है? और उस खिचड़ी का अल्टीमेटली कन्क्लूज़न यही निकल रहा है कि सरकार की जो डायरेक्ट टैक्स है वो कम हो रहा है, लोगों के पास जॉब्स कम हो रही हैं, एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो रहा है, जनरेट हो रहा है। ग्लोबल फैक्टर्स भी हैं, यूक्रेन रशिया का एग्ज़ाम्पल आप दे सकते हो, ठीक है? इंडिया क्रूड ऑयल के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है, वो फैक्टर आप दे सकते हो। तो ये कुछ-कुछ फैक्टर घुमा-फिरा के इस पूरी पिक्चर को क्लियर करते हैं। बट ये छोटा-सा आर्टिकल है, कोई इसमें कोई ज़्यादा डिटेल में आपको जानने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, आप अपने इकोनॉमी के बेसिक्स ज़रूर कवर करें, तभी इस तरह के टॉपिक की प्रॉपर सेंस आपको बन पाएगी, ठीक है? ऑस्टेरिटी मेजर क्या होते हैं, डायरेक्ट क टैक्स क्या होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, के शेप रिकवरी क्या होती है, जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनकम मेथड क्या होता है, एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है। देखा जाए तो ये पूरे 5 घंटे का टॉपिक है ये। लेकिन अगर आपको पास पहले से छोटी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होगी, तभी आप इसकी हल्की-फुल्की सेंस बना पाओगे। तो मैं तो आपको हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ, अगर आप फ्रेशर हो, अभी-अभी आपने यूपीएससी की स्टार्टिंग किया है प्रिपरेशन करने का, तो आप इकोनॉमी के आर्टिकल को थोड़े समय के लिए अवॉइड कर सकते हो, जब तक आप अपने बेसिक्स कवर नहीं करते। बेसिक्स कवर करने के बाद आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।